वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे अध्याय 4 के बारे में, जो कि कक्षा 7 का टॉपिक है वायु। इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आपको बता दें, सीटेट का पूरा कोर्स हम इस चैनल पर करवा रहे हैं। साथ में जो पीडीएफ है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पर और टेलीग्राम चैनल पर। इन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आप डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो तो लिंक से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो, या फिर स्क्रीन पर लिखे नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। हम आपको कनेक्ट कर देंगे और आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। इससे पहले हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है और उसके जो नोट्स है वो भी हम प्रोवाइड कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे वायु के बारे में। वायु क्या है? वायु क्या है? पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। वायुमंडल मतलब विभिन्न गैसों का संगठन होता है। अब इनमें ऑक्सीजन भी आती है, नाइट्रोजन भी आती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है और भी विभिन्न प्रकार की गैसें आती है। तो अगर हम बात करें वायुमंडल में ऑक्सीजन आती है तो सांस लेने के लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? वायुमंडल रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन वायुमंडल का पार्ट है। इसी तरह की हम बात करें, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों की रक्षा कौन करता है? वायुमंडल करता है। वो कैसे करता है? क्योंकि आप जानते हो ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत क्या करती है? सूर्य की किरणें जो आती है हानिकारक, उनको वहीं पे रोक लेती है और धरती पर आने नहीं देती। तो हानिकारक किरणों को भी रोकने का काम कौन कर रही है? वायुमंडल कर रहा है। हम आगे बात करेंगे वायुमंडल के संगठन के बारे में। वायुमंडल का संगठन क्या है? वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, आपको मैंने पहले ही बता दिया। उनमें से जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो पाई जाती है नाइट्रोजन। ये वाला एरिया पूरा किसका है? नाइट्रोजन का। उसकी मात्रा कितनी है? 78%। और इसके बाद में जो ज़्यादा गैस है उसको हम बात करें तो वो है ऑक्सीजन, जिसको हम बोलते हैं O2। 21% गैस है। वो वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला हिस्सा पूरा ऑक्सीजन का है। इसके अलावा भी और भी गैसें पाई जाती हैं, जैसे कि CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम ऑर्गन की बात करें 0.93% है। उसके बाद में हम बात करें अन्य गैसें 0.04% के अंतर्गत आती हैं। अब बात करें अन्य गैसों में, आर्गन थी, हमने बात कर ली। CO2 की हमने बात कर ली। इसके अलावा हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन, ये सब किस किस लेवल में पाई जाती है वो हम आगे चलकर बात करेंगे। इसमें बहुत सारे साइंटिफिक जो है नेम्स आएंगे, इसलिए आप बने रहिए वीडियो के साथ में, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो मैंने शामिल किए। कुछ फैक्ट्स मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, कुछ फैक्ट्स मैंने इसमें शामिल नहीं किए, इसलिए आप वीडियो में बने रहें। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है सीटेट में पूछे जा चुके हैं, इसलिए महत्वपूर्ण पार्ट है। आप देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया आपको। सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन किसके लिए ज़रूरी है? पौधों के लिए। किस प्रकार ज़रूरी है? पौधे नाइट्रोजन से क्या करते हैं? जो अपना जीवन बचाते हैं, जीवन के लिए आवश्यक है। किस प्रकार? नाइट्रोजन गैस है, लेकिन ये क्या होती है? मिट्टी में मिली होती है और मिट्टी में कीड़े पाए जाते हैं। वो कीड़े जो है कीड़े वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन किसके लिए प्रोवाइड करते हैं? पौधों के लिए प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्टली पौधे नाइट्रोजन प्राप्त नहीं करते हैं। आगे हम बात करेंगे दूसरी गैस, सबसे बड़ी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है हमारे सांस लेने में, ठीक है। और ऑक्सीजन बनाता कौन है? हरे पादप बनाता है। कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? हरे पादप के पत्तों में क्लोरोफिल नाम का पदार्थ पाया जाता है। सूर्य से प्रकाश आता है और जड़ से भोजन और जो खाद्य पदार्थ है वो ऊपर जाते हैं और उसके बाद में वहाँ पर क्या बनता है? भोजन बनता है। और भोजन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और खुद क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं। अब देखो, यदि अगर CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो प्रदूषण ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपको बता दें, जो मानव के द्वारा उत्पादित CO2 मतलब इंसान के द्वारा जो इंसान ने CO2 जनरेट की है, वो अगर पादप के ग्रहण CO2 के बराबर है तो क्या होगा? प्रदूषण कम होगा, प्रदूषण नहीं के बराबर होगा। अब क्या हो रहा है? कुछ वर्षों से कारखानों द्वारा CO2 बढ़ रही है। कारखानों द्वारा क्या बढ़ाई जा रही है? CO2। अब CO2 बढ़ेगी तो पृथ्वी पर मौसम क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है। आगे हम बात करें, प्रभावित हो रहा है तो प्रदूषण भी बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन हाउस गैस किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे किसको? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 कहते हैं। आगे हम बात करेंगे, जब ग्रीन हाउस गैस CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो पृथ्वी का तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। यदि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो गई तो हम उसे क्या कहेंगे? भूमंडलीय तापन। और इससे जब ताप बढ़ेगा तो जो बर्फ़ के पहाड़ है वो बर्फ़ें क्या होगी? पिघलना शुरू हो जाएगी और समुद्र का जल स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो उसके आसपास के जो शहर है उनमें बाढ़ आने की संभावना बढ़ेगी। इस तरीके से जलवायु में परिवर्तन होगा। अगर हम बात करें वायु की, अगर वायु गर्म है, वायु जैसे तापमान बढ़ा, वायु गर्म हुई तो गर्म होते ही क्या हो जाएगी? फैलेगी। क्यों फैलेगी? क्योंकि ये हल्की हो जाती है। हल्की होकर कहाँ जाएगी? ऊपर उठ जाएगी वायुमंडल में। अगर वायु ठंडी है तो क्या होगी? सघन होगी, वह भारी होगी और वो कहाँ रहेगी? नीचे ही रहेगी। अब हम थोड़ी सी वायुमंडल की संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। वायुमंडल
टोटल 5 परतों से मिलकर बना होता है। उनके नाम इस प्रकार हैं, कौन कौन सा? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बाह्य मंडल, साथ में बहिर्मंडल। अगर हम बात करें इसकी पूरे की, तो सबसे पहला जो पार्ट है वो आता है हमारे पास में क्षोभ मंडल, जो कि सबसे महत्वपूर्ण परत है हमारे इस पूरे के पूरे जो है वायुमंडल की संरचना की, जो हमने पढ़ी थी यहाँ पे। पूरी पांचों में से सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। क्यों है महत्वपूर्ण, वो हम पढ़ लेते हैं। क्षोभ मंडल, इसकी जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई लगभग 10 से 13 किलोमीटर है। सांस लेने का कार्य कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में। इस बात का ध्यान रखना, इसलिए महत्वपूर्ण है। मौसम संबंधी प्रत्येक घटनाएं कहाँ पर होती है? क्षोभ मंडल में। दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेना। मौसम संबंधी घटना जैसे वर्षा, कोहरा और ओलावृष्टि, ये सारे पार्ट किसके हैं? क्षोभ मंडल के। अगर हम बात करें, दूसरा है समताप मंडल। अगर समताप मंडल की बात करें तो ये 50 किलोमीटर तक मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त, मतलब इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। यदि मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती तो आराम से इसमें क्या उड़ा सकते हैं? हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ओजोन गैस की परत कहाँ पाई जाती है? तो वो समताप मंडल में ही पाई जाती है। अगर बात करें हम मध्य मंडल की, तो ये 80 किलोमीटर तक है और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। तो उल्कापिंड कहाँ जलते हैं? मध्य मंडल में। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम बात करें वायुमंडल की, तो वायुमंडल 400 किलोमीटर के लगभग तक है और तापमान इसका क्या होता है? धीरे धीरे अत्यधिक बढ़ता है, धीरे धीरे अचानक से अत्यधिक बढ़ जाता है, तीव्रता से बढ़ता है। और आयनमंडल इसी का पार्ट है, किसका? वायुमंडल का। और अगर हम बात करें वायुमंडल में ही क्या होता है? रेडियो संचार, जो रेडियो किरणें हैं वो कहाँ पर जाकर टकराती है? सीधी वायुमंडल में जाके। अगर बहिर्मंडल की बात करेंगे तो बहिर्मंडल में दो गैसें कौन सी? हाइड्रोजन और हीलियम। और ये परत कैसी है? पतली परत है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? बहिर्मंडल। ये सारी हमारी किसकी है? वायुमंडल की संरचना की विभिन्न परतें। कितनी परतें हो गई? 5 परतें। अगर हमने बात करी थी ओजोन परत की, किस में पाई जाती है ओजोन परत? ओजोन परत किस में पाई जाती है? समताप मंडल में। तो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा कौन करती है? ओजोन परत। मीन्स जो समताप मंडल है वो ओजोन गैस रखता है और ओजोन गैस की जो परत है वो हमारी रक्षा करती है। धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है? छिद्र हो रहा है। इस बात का ध्यान रखना, जिससे क्या हो रहा है? मौसम में परिवर्तन हो रहा है। दिन ब दिन जो है हमारे यहाँ का तापमान बढ़ता जा रहा है। मौसम और जलवायु दोनों तो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इनके बारे में इनकी परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। जबकि हम जलवायु की बात करें तो दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु को बताता है। अगर दीर्घकाल की बात करेंगे तो जलवायु कहलाएगी और छोटे से हिस्से की बात करेंगे तो क्या कहलाएगा? मौसम कहलाएगा। यही दोनों में अंतर है। अगर हम सूर्य से प्राप्त ऊर्जा की बात करें कि कितनी सी ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है, तो सूर्य की ऊर्जा के 2 अरबवां हिस्सा हमारे पास में क्या आता है? हमें प्राप्त होता है। अगर हम बात करें तापमान की, तापमान वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता, ताप मतलब गर्मी, शीतलता मतलब ठंडा, अगर ये दोनों का जो परिणाम है उसको हम क्या बोलेंगे? तापमान। नहीं बोलते कि आज तापमान हो गया 50 डिग्री सेल्सियस या 60 डिग्री सेल्सियस या फिर 30 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस, तो वो तापमान हो गया हमारा। अगर इसी के साथ में हम बात करेंगे आतपन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आतपन किसे कहते हैं? ये एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, ठीक है ना, पृथ्वी क्या कर लेती है? रोक लेती है, उस तापमान को वापस नहीं जाने देती, उसे क्या कहते हैं? आतपन कहते हैं, ठीक है। मात्रा, अगर इसकी मात्रा कहाँ से कहाँ बढ़ती है? अगर भूमध्य रेखा पे बात करें तो आतपन की मात्रा क्या है? ज़्यादा है। जबकि ध्रुवों की बात करें तो आतपन की मात्रा क्या है? कम है। मतलब भूमध्य रेखा से अगर हम जाएंगे ध्रुवों की ओर तो आतपन की मात्रा क्या होगी? घटेगी। अब बात करेंगे वायुदाब की। वायुदाब क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब। वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वायुदाब कहलाता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की तरफ, उच्च दाब से निम्न दाब की क्षेत्र की ओर गमन करती है। जिस तरीके से आप पानी देखते हो, पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, उसी तरीके से उच्च दाब की क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु सदैव क्या होती है? गमन करती है, मतलब जाती है, बहती है। थोड़े से फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं वायु के।
वायुमंडल में ऊपरी ओर जाने पर वायुदाब क्या होता है, कम होता है। ऊपर की ओर जाएंगे तो वायुदाब कम होगा। अगर समुद्र स्तर से पर क्या होता है, सर्वाधिक होता है वायुदाब। समुद्र स्तर की बात करें तो सर्वाधिक होगा जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे। ये समुद्र स्तर का मतलब हम जहाँ पर रह रहे हैं, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो वायुदाब क्या होगा, कम होता जाएगा। अब तापमान के हिसाब से जो है हमारे मौसम की बात करते हैं। यदि तापमान अधिक है तो वायु क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और गर्म हो जाएगी मतलब हल्की होगी, हल्की होगी मतलब ऊपर उठेगी। अगर ऊपर उठ रही है तो निम्न दाब क्षेत्र बनेगा। क्षेत्र कैसा बनेगा, निम्न दाब। और निम्न दाब क्षेत्र बनेगा तो मौसम कैसा होगा, बादल युक्त, मतलब उस समय बादल युक्त होंगे और आकाश व नम मौसम होगा। बादल युक्त आकाश कैसा होगा, इस आकाश कैसा होगा, बादल युक्त होगा और नम मौसम होगा। अगर तापमान कम है तो बात करते हैं, तापमान कम है तो वायु कैसी होगी, ठंडी होगी। ठंडी होगी तो भारी होगी, और भारी आपको बताई थी भारी वायु कहाँ रहती है, नीचे रह जाती है। क्षेत्र कैसा बनेगा, उच्च दाब क्षेत्र बनेगा, और आकाश कैसा रहेगा, स्पष्ट व स्वच्छ आकाश रहेगा। अब पवन के बारे में बात करते हैं तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु गति को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। आपको पहले बता दिया वायु कहाँ से बहती है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर। अगर इसके बहने को हम क्या बोलेंगे, पवन बोलेंगे। पवन कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, ठीक है। पहली है स्थायी पवन, कब चलती है, वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती है, दिशा निश्चित है। व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें स्थायी पवने का उदाहरण है। अगर हम बात करें मौसमी पवनों की तो मौसमी पवनें विभिन्न ऋतुओं में दिशा परिवर्तन के साथ में, दिशा परिवर्तन मतलब कभी तो ये उत्तर से बह रही, कभी पूर्व से बह रही, कभी दक्षिण से बह रही है, तो ये दिशा परिवर्तन हो जाती है। इसमें निश्चित दिशा रहती है, और कौन सी में, स्थायी पवनों में निश्चित दिशा, जबकि मौसमी पवनों में दिशा परिवर्तन। उदाहरण क्या है, भारत में मानसूनी पवनें कैसी है, मौसमी पवनें हैं। आगे बात करेंगे हम स्थानीय पवनों के बारे में। किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय पर चलती है। कौन सी पवन है, स्थायी पवन है। एग्जाम्पल क्या होंगे, स्थल समीर और समुद्री समीर। साथ में लू की परिभाषा क्या है, लू कहाँ पर चलती है, इंडिया में चलती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रमुख वायुदाब पेटियाँ। इसके लिए हमें एक डायग्राम देखना होगा, उस डायग्राम को हम एक बार चेक करते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं किस तरह से वायुदाब पेटियाँ बनी हुई हैं। तो चलते हैं डायग्राम पर। अगर वायुदाब पेटियों की बात करें तो इस तरीके से ये हमारा पूरा एक तरीके से यूँ मान लो कि ये ग्लोब है हमारा पास में, ठीक है ना। ये जो बीच वाली रेखा है ये भूमध्य रेखा है, जहाँ पर क्या है, सूर्य 2 बार आता है, मतलब यहाँ का एरिया क्या है, गर्म है। यहाँ का एरिया क्या है, गर्म है, ठीक है ना। तो कैसा एरिया बन जाएगा, जब गर्म एरिया है तो यहाँ पे कैसा का निम्न दाब रहेगा। कैसा रहेगा दाब, निम्न दाब रहेगा। जब निम्न दाब इस जगह पे रहेगा, क्योंकि गर्म एरिया है तो निम्न दाब रहेगा। निम्न रहेगा तो पवन कहाँ से कहाँ चलेगी, ऊपर से नीचे की ओर। सारी पवनें निम्न दाब की ओर, इधर से भी क्या चल जाएगी, निम्न दाब की ओर चल जाएगी, ठीक है ना। तो पहला एरिया हमारे पास में ये बन गया, ठीक है ना। दूसरे की बात करेंगे हमारे पास में उत्तरी व्यापारिक पवनें। पहली कौन सी हो गई, उत्तरी व्यापारिक पवनें। दूसरी दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें। तो उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें कहाँ पर जाती है, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पर। अब यहाँ पर इस वाले एरिया में क्या होता है, एक उच्च दाब होता है, ठीक है ना। उच्च दाब वाले एरिया से पवन कहाँ बहेगी, निम्न वाले दाब एरिया पर, ठीक है ना। तो उच्च दाब से एक बार तो नीचे आ गई, इधर निम्न था, और एक निम्न दाब कहाँ पर है, इस जगह पर है, तो यहाँ से बह के कहाँ चल जाएगी, इस साइड में चल जाएगी। तो उच्च दाब वाले एरिया से कहाँ चल गई हमारे पास में, ऊपर और नीचे। अगर हम बात करें उच्च दाब एरिया को हम क्या बोलेंगे, हॉर्स अक्षांश। क्या बोलेंगे इसको, हॉर्स अक्षांश। इस बात का ध्यान रखें, हॉर्स अक्षांश किसे बोलते हैं, उच्च दाब वाले एरिया को। इसका दूसरा नाम क्या है, उपोष्ण उच्च दाब, उपोष्ण उच्च दाब। और आगे हम बात करेंगे ध्रुवों की, तो ध्रुवों पर क्या होता है, ध्रुवों पर उच्च दाब होता है। ध्रुवों पर क्या होता है, उच्च दाब है, और यहाँ पर उच्च दाब है तो अध्रुवीय निम्न दाब पर जाके इनकी पवनें क्या होगी, बहेगी। अगर हम इस पूरे जो डायग्राम है इसका अगर निष्कर्ष निकालेंगे तो एक ही बात आपके समझ में आ रही होगी कि जो पवनें हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। अब हमें आप जो कमेंट करके बताइएगा वो मुझे ये बताइएगा सर्च करके कि जो ये हॉर्स है अक्षांश, जो है उपोष्ण दाब उच्च दाब है, ये कितने डिग्री अक्षांश से लेकर कितने डिग्री अक्षांश तक स्थित है। तो यही था आपका उच्च दाब पेटियों का विस्तार, उच्च व निम्न दाब, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, अगर आपके ये समझ में नहीं आ रहा है तो इस जो टॉपिक, ये वाला टॉपिक है, मैं अलग से दोबारा से बना के एक बार जो है हैंड रिटन आपको समझा दूंगा, एक 2 से 3 मिनट की वीडियो बना के। आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम वापस से।
हमने वायुदाब पेटियों के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे आर्द्रता के बारे में। क्या आर्द्रता क्या होती है? वायु में किसी समय जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। अब जल वाष्प की मतलब जल की मात्रा किस में? वायु में, ठीक है ना। जिसे हम नमी वगैरह कहते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। अगर जल वाष्प की मात्रा अधिक होगी तो दिन कैसा होगा? आर्द्र होगा, ठीक है। जल वाष्प ऊपर उठता है, ठीक है, फिर क्या होता है? वो संघनित होकर क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद में वो किसका रूप ले लेगा? जल की बूंद का रूप ले लेगा। और ये जल की बूंद एक साथ मिलकर किसका निर्माण करती है? बादल का। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जो हमारे पास में जल वाष्प है वो ऊपर उठेगा, संघनित होकर ठंडा होगा, फिर उसके बाद में जल की बूंद का निर्माण होगा, उसके बाद में बादल के रूप में जो है उसका निर्माण होगा, ठीक है। अब वर्षा के बारे में पढ़ लेते हैं। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण क्या कहलाता है? वर्षा। मतलब ऊपर से जो पानी गिरता है उसे हम क्या कहते हैं? बारिश कहते हैं, वर्षा कहते हैं। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। भौम जल मतलब भूमि पर जो उपलब्ध जल है वो कहाँ से प्राप्त हो गया? हमारे पास में वर्षा जल से प्राप्त होगा। वर्षा जल कितने प्रकार की होती है? संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, और तीसरी कौन सी है? चक्रवातीय वर्षा। अगर हमारे पास में बारिश कम हुई है तो उसे हम बोलेंगे सूखा। यदि अपेक्षाकृत वृद्धि के साथ में बारिश हुई तो उसे हम क्या बोलेंगे? बाढ़ कहेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन्हें आपको याद करना है, मिलाने में क्वेश्चन आ सकते हैं। तापमापी किसे कहते हैं? जो तापमान मापने का काम आता है। वर्षा मापी किसे कहते हैं? वर्षा के मापने वाला। वाक दिग्दर्शी, ठीक है ना, तो ये पवन की दिशा दर्शाता है। और वायुदाब मापी, ये किसको नापता है? वायुदाब को मापता है। साथ में हम बात करेंगे तापमान किस में मापा जाता है? डिग्री सेल्सियस में। किस में मापा जाता है? डिग्री सेल्सियस में। आविष्कार किसने किया था? एंडर्स सेल्सियस ने, इसलिए हमें किस में क्या नाम रखा है इसका? डिग्री सेल्सियस। अगर 0 डिग्री है तो पानी क्या हो जाएगा? जम जाएगा। अगर 100 डिग्री है तो पानी क्या हो जाएगा? उबलने लग जाएगा। अगर हम बात करेंगे पछुआ पवनों की, पछुआ पवनें क्या होती है? पछुआ पवनें पश्चिमी ओर से आने वाली पवनों को क्या कहते हैं? पछुआ पवनें कहते हैं। एक चीज़ और है, यदि मनुष्य अंतरिक्ष की यात्रा या आकाश में की यात्रा कर रहा है तो वो स्पेशल सूट पहन के क्यों जाता है? इसका आप मुझे कमेंट करके आंसर दीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।